नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेंजर स्टोरी चैनल पर, जहां हर रात आपको एक नया डर, एक नया सस्पेंस और एक नया रोमांचक अनुभव मिलेगा। हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां जो न केवल आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी, बल्कि आपके अंदर एक अजीब सा खौफ भी जगा देंगी। वह खौफ जो आपको रात भर सोने नहीं देगा और हर कोने में किसी अजनबी की हलचल महसूस होगी। अगर आपको भी पसंद है रहस्यमय घटनाएं, अनसुलझे रहस्य और हर पल की तनावपूर्ण सहरन, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। याद रखिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कभी भी कोई रहस्य आपके सामने आ सकता है। एक और डरावनी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पर हर कहानी एक नई भूतिया हकीकत हो सकती है। तो चलिए तैयार हो जाइए। कहानी की शुरुआत करने से पहले, रात की बारिश वो चीज़ है जो शहर की भीड़भाड़ को चुप कर देती है। सड़कों पर सन्नाटा उतर आता है, सिर्फ टायरों के नीचे कीचड़ की छप-छप और बिजली की गरज की आवाज़ें रह जाती हैं। मैं अपने स्कूटर को धीमे चलाते हुए शास्त्री नगर की उस पतली गली में घुसा जो गूगल मैप पर गली नंबर 13 के नाम से दर्ज थी, मकान नंबर 44। मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र डाली। बिजली एक बार फिर कड़की और 2 सेकंड के लिए आसमान सफ़ेद हो गया। उसी झलक में पहली बार मैंने वो मकान देखा। ऊंची दीवारें जिन पर पीपल की जड़ों ने जाल फैला रखा था, लोहे का जंग लगा गेट जिसके किनारों पर मकड़ियों ने महीनों की मेहनत से जाले बुन रखे थे, और दीवार पर एक अदमी सा नाम लिखा था, रवे विला। मगर कोई रवे वहाँ अब नहीं रहता। मेरी सांस एक पल को थमी। बारिश की बूंदें मेरे हेलमेट की शील्ड से टकरा रही थी। मैंने स्कूटर को गेट के पास रोका, मोबाइल की स्क्रीन एक आखिरी बार देखी। लोकेशन रीच्ड। मैंने ईयरफोन निकाला और हेलमेट उतारकर स्कूटर की सीट पर रखा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। डोरबेल की तलाश में गेट को हल्का धक्का दिया, वो अपने आप खुल गया। उस खामोशी में गेट की चरमराहट जैसे किसी बेकसी की चीख थी। हेलो ओ मर्डर डिलीवरी। मेरी आवाज़ उस घुप अंधेरे में गूंज कर खो गई। कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा शायद ग्राहक ऊपर के कमरे में हो। ऊपर से एक मध्यम पीली रोशनी आती दिख रही थी। शायद इन्वर्टर से जल रहा बल्ब। घर के अंदर कदम रखते ही मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई। नेटवर्क चला गया और एक नमी भरी सड़ी गंध मेरी नाक से टकराई, जैसे पुराने गीले कपड़े, अगरबत्तियों की राख और कुछ ऐसा जो नाम नहीं दे सकता। कमरे की दीवारें धूल और सीलन से भरी थीं। फर्श पर कई जगह जलने के निशान थे, मानो किसी ने यहाँ हवन किया हो या कोई तांत्रिक अनुष्ठान। रुको, मेरे पीछे किसी ने फुसफुसा कर कहा। मैंने झट से मुड़कर देखा। कोई नहीं था, भूत है। यहाँ चले जाओ। अब की बार वही आवाज़ ऊपर से आई, धीमी मगर तेज, जैसे कोई खुद से बात कर रहा हो या किसी अनदेखे श्रोता को चेतावनी दे रहा हो। 1 सेकंड के लिए मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। हाथ कांपने लगे, पर मैंने खुद को संभाला। नौकरी नहीं, डर दिखा देता तो शायद अगली शिफ्ट ही ना मिलती। मैंने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। हर पायदान जैसे अपनी उम्र की थकावट के साथ करा रहा था। हर कदम के साथ लगता जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे सांसें ले रहा हो। ऊपर पहुंचकर देखा, कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर से किसी औरत की धीमी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैडम आपका। और मैंने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं। मैंने झांका। एक औरत लाल साड़ी में ज़मीन पर बैठी थी, बाल बिखरे, चेहरा घुटनों में छिपाया हुआ। कमरे की दीवारें काली राख से रंगी हुई थीं। फर्श पर पुराने जले हुए फोटो बिखरे थे। जैसे ही मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया, उस औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसे चेहरा कहना गलत होगा। वो तो किसी अंजलि तस्वीर का मुड़ा दुड़ा टुकड़ा था, जिस पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे गड्ढे थे। होंठ नहीं थे, बस एक काला छेद जो खुलते ही जैसे सिसकियां उगलता था। मेरे कदम वहीं थम गए, सांस जैसे गले में अटक गई हो। मैं नज़रों को हटाना चाह रहा था, पर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे जकड़ लिया था। उसने फिर कुछ कहा, मगर शब्द नहीं, बस एक करा निकली, मेरा बच्चा। उसकी आवाज़ में जो दर्द था वो किसी इंसान की चीख से कहीं ज्यादा था। वो जिंदा ना होकर भी जैसे कुछ मांग रही थी, कुछ जो उससे छीना गया था। मैं पलटा, चीखना चाहा, भागना चाहा, मगर कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। मैंने हैंडल पकड़ा, जोर लगाया, लेकिन जैसे दरवाज़ा दीवार में बदल गया हो। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। दीवारों पर कुछ बदल रहा था। पहले तो वह बस जली हुई दिखती थी, मगर अब उन पर नाम उभर रहे थे, खून से लिखे हुए नाम, और उन नामों के पास तारीखें थीं। अजय,
3 जुलाई 2022 मनोज, 18 अक्टूबर 2023 विनीत, 27 जनवरी 2023 2024 और फिर सबसे नीचे रणवीर, 5 अप्रैल 2025। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखें फैल गई। एक पल को ऐसा लगा जैसे दीवार से खून टपक रहा हो। ताज़ा गरम गाढ़ा फर्श पर पड़े फोटो जलने लगे, धुएं की महक से दम घुटने लगा। उस औरत की सिसकी अब गूंज बन गई थी। वो अब हवा में तैरती हुई मेरे करीब आ रही थी। उसकी साड़ी फर्श से ऊपर लहराती थी और बालों से धुंध सी निकल रही थी। उसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। वो बुदबुदाई, वो आया था ऐसे ही तुम्हारी तरह स्कूटर पर। कौन? मैंने कांपती आवाज में पूछा, खुद से भी बेखबर कि मुझ में आवाज बची भी थी या नहीं। जिसने मुझे जलाया उसकी आवाज अब कराह से चीख में बदल गई। फिर वो एकदम मेरे पास आ गई। झुलसा चेहरा इतना करीब था कि उसकी गंध मेरी सांसों में समा गई। जली हुई मांस की राख और पुराने गीले कपड़ों की अचानक उसकी आंखों के गड्ढों से काली धुंध निकली और मेरी आंखों में समा गई। मैंने एक झटका खाया। फिर सब अंधेरा जब होश आया तो मैं मकान के बाहर पड़ा था। भीगा हुआ गीली मिट्टी से लथपथ हल्की सुबह हो चुकी थी और किसी ने मुझे हिलाकर जगाया। भाई ओए, तू ठीक है? एक आदमी था, पास की दुकान वाला। शायद मैंने सिर उठाया। शरीर में थकावट जैसे हड्डियों तक उतर आई थी। मोबाइल हाथ में था मगर स्क्रीन काली थी। तू कहाँ से आया बे? तूने इस मकान में रात बिताई? मैंने सिर हिलाया, कुछ कह नहीं पाया। उसने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, पागल है तू, क्या पता है ना यहाँ क्या क्या हुआ है। मैंने चुपचाप उसकी मदद से उठकर स्कूटर की ओर देखा जो गेट के पास खड़ा था, मगर उसका एक शीशा टूटा हुआ था और सीट पर राख की परत जमी थी। कंपनी वालों को कॉल किया। उन्होंने कहा कि लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही थी, इसीलिए पुलिस को भी भेजा गया था। मुझे शक की निगाहों से देखा गया। कुछ सवाल जवाब भी हुए मगर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। कोई मान ही नहीं रहा था कि मकान खुला था, अंदर रोशनी थी और कोई औरत, मैंने थक कर कहा, भूत था। सब हंस दिए। मगर जब मैं घर पहुंचा और कपड़े बदले तब देखा मेरे कंधे पर राख का एक हाथ का निशान था, जैसे किसी ने कसकर थामा हो। रात को फिर नींद नहीं आई। लेटते ही वहीं सिसकी गूंजने लगी। मेरा बच्चा नींद और जाग के बीच एक छाया चलती दिखती। लाल साड़ी, खुले बाल, बिना चेहरा। फोन ऑन किया तो देखा फोटो गैलरी में एक नया फोटो था, वो औरत। मगर इस बार वो मुस्कुरा रही थी और पीछे मैं खड़ा था, मगर उस समय मैंने फोटो खींचा ही नहीं था। वो मुस्कान ठंडी, खाली और जैसे कह रही हो, अब तुम मेरा रहस्य जान चुके हो। उसके बाद कुछ रातें तो मैं रोशनी में ही बैठा रहा। एक हाथ में रामचरितमानस, दूसरे में अगरबत्ती, पर असर नहीं हुआ। हर रात वो आती रही और अब उसकी आवाज़ बदल गई थी। अब वो बच्चा नहीं मांग रही थी, अब वो मुझे बुला रही थी। रणवीर आओ, वहीं चलो जहाँ सब गए थे। मैं सोचता रहा, कौन, सब और क्यों। फिर एक रात जब नींद ने ज़बरदस्ती आंखें बंद कराई, मैंने सपना देखा। एक पुराना कुआं, गहराई में पानी नहीं बल्कि राख थी और उस कुएं के चारों ओर वो नाम लिखे थे, वही जो दीवार पर देखे थे। और फिर एक धक्का, किसी ने मुझे पीछे से उस कुएं में धकेल दिया। मैं चौंक कर उठा, पसीने में तरबतर, मगर कंबल पर राख की हल्की परत थी। अब मुझे यकीन हो गया था वो बस एक भूत नहीं थी, वो कोई अधूरी आत्मा थी जो बदला लेना चाहती थी और शायद मैं अब उस बदले का हिस्सा बन गया था। मैंने तय किया कि मुझे उस मकान के बारे में सब कुछ पता करना होगा। कौन थी वो औरत? क्या हुआ था? उसके साथ किसने जलाया उसे और क्यों? शायद तभी मुझे चैन मिलेगा, या शायद तब और भी कुछ खो जाएगा। अब वो सिर्फ याद में नहीं रहती, अब वो मेरे आसपास रहती है। उस रात के बाद जब मैंने सविता की आत्मा को देखा और उसकी आंखों में अपने बच्चे के लिए तड़प महसूस की, तो मेरा चैन, सुकून, सब कुछ जैसे खो गया था। नींद नहीं आती थी और जो थोड़ी बहुत आती भी थी उसमें सविता की आवाज़ गूंजती रहती, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उस दिन के बाद मैंने डिलीवरी का काम बंद नहीं किया, मगर अब हर डिलीवरी के बाद मैं शास्त्री नगर के उस गली में जा बैठता, मकान नंबर 44 को बस देखता रहता। बाहर से अंदर जाने की हिम्मत अब भी नहीं थी। मन में एक डर बैठ चुका था, डर उस चेहरे का जो मैंने देखा था, या शायद उस सच्चाई का जो अब मेरी जिंदगी के साथ चिपक गई थी। लेकिन वो नाम दीवार पर लिखा, मेरा नाम, उस बात ने मेरे दिल में एक खलबली सी मचा दी थी। कोई भविष्य जानता था या फिर क्या? मैं किसी ऐसे चक्र में फंस गया था जो पहले भी किसा के साथ हो चुका था। मैंने ठान लिया कि अब और पीछे नहीं हटूंगा। अगर इस मकान की आत्मा मुझे बुला रही है तो मैं उसकी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता।
मैंने अगली सुबह अपने एक दोस्त मनीष से बात की। मनीष कभी कॉल सेंटर में काम करता था, अब फ्रीलांस वीडियो एडिटर है। थोड़ा सस्पिशियस टाइप का लड़का था, लेकिन टेक्नोलॉजी में माहिर और मेरी तरह डरावनी चीज़ों में दिलचस्पी रखने वाला। भाई तू पागल हो गया है क्या? मनीष ने पहली बार सुनकर ही कहा। जिस घर में तुझे वो सब देखा, अब तू वापस वहीं जाना चाहता है। मैंने बस कहा, कुछ अधूरा रह गया है, मुझे पूरा करना है। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है तो फिर हम दोनों चलते हैं, लेकिन इस बार कैमरा और रिकॉर्डर लेकर जो कुछ भी होगा सब रिकॉर्ड करेंगे। शाम को हम दोनों अपने कैमरे और एक छोटा सा ईएमएफ डिटेक्टर लेकर मकान नंबर 44 के बाहर खड़े थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, वही पुरानी टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स, वही टूटा फूटा गेट। लेकिन इस बार मुझे एहसास हुआ कि इस गेट की जंग जैसे किसी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि किसी को अंदर बंद रखने के लिए लगी थी। मनीष ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई तेरे अंदर कोई आत्मा ने एंट्री तो नहीं ले ली? मैं हंसा नहीं, शायद अब मैं इन सब चीज़ों को हंसी में उड़ाने की हालत में नहीं था। हमने दरवाज़ा खोला, वही पुरानी चीखती हुई आहट अंदर, वही नमी, वही सड़ांत और वो राख बिखरी हुई अगरबत्तियों की जो अब और भी गाढ़ी हो चुकी थी। मनीष कैमरे के पीछे था। रणवीर, तू सीधे उस कमरे में जा जहाँ तूने उसे देखा था, मैं पीछे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर कुछ होता है तो भाग मत जाना। मैंने सिर हिलाया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर लकड़ी की सीढ़ी पर जैसे कोई मेरे पैर के नीचे का रहता था, जैसे यह घर अब मुझसे कुछ कह रहा हो। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने धीरे से पुकारा। सविता कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन कमरे के भीतर से हल्की सी सरसराहट की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर अंधेरा था। मैंने टॉर्च ऑन की और कमरे को घुमाकर देखा। कुछ नहीं था, मगर दीवारों पर अब और नाम थे, अनजाने नाम, और कुछ नामों के ऊपर क्रॉस बने हुए थे। मनीष, तू देख रहा है ये सब? मनीष भी अंदर आ गया। हाँ भाई, ये तो पहले नहीं था ना? मैंने सिर हिलाया। नहीं, ये नया है। और देख, एक नाम के नीचे आज की तारीख भी है, 7 अप्रैल 2025। मनीष थोड़ा घबराया। भाई ये नाम किसके हैं? क्या मतलब है इसका? मैंने जवाब दिया, शायद वो सब जो यहाँ आ चुके हैं या आने वाले हैं। हम कुछ और देखने ही वाले थे कि अचानक ईएमएफ डिटेक्टर तेज आवाज़ करने लगा। स्क्रीन की रोशनी गाढ़े लाल रंग में चमकने लगी। मनीष ने कांपते हुए कहा, भाई कुछ है यहाँ। और तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। थक, मैंने चीख कर कहा, मनीष दरवाज़ा खोल। मनीष ने धक्का मारा, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। उसी वक्त कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी, एक औरत की परछाई, बाल खुले, शरीर झुका हुआ और जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मेरा बच्चा, वो फुसफुसाई। मैंने थरथराती आवाज़ में कहा, सविता तुम्हारा बच्चा जिंदा है, उसका नाम आर्यन है, वो दिल्ली में है, खुश है। वो कुछ पल रुकी रही, फिर उसका चेहरा सामने आया। वो वहीं था, अंजला विकृत, मगर उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सी थकावट थी। उसने कहा, क्या वो कभी मुझे याद करता है? मैंने आंखें बंद करके जवाब दिया। हर रात सपनों में उसकी आंखों से आंसू निकले। और फिर कमरे की दीवारें हिलने लगी, मानो घर खुद रो रहा हो। दीवार के बीचों बीच एक पुराना अलमारी नुमा दरवाज़ा खुला, जो पहले दिखाई नहीं था। उसके भीतर अंधेरा था, मगर अंदर से किसी बच्चे के खिलौनों की खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। मैंने मनीष की ओर देखा। हमें अंदर जाना होगा। वो घबराया। तू पागल है क्या? मैंने कहा, शायद यही दरवाज़ा है जो सविता की आत्मा को बांध कर रखे हुए हैं। उसके बेटे से दूर हम दोनों उस अलमारी नुमा रास्ते से अंदर गए। सीढ़ियाँ नीचे जाती थीं। बहुत नीचे अंदर एक तहखाना था। सीलन से भरा, दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। कुछ जगहों पर बच्चों की तस्वीरें लगी थीं और एक कोने में एक झूला पड़ा था। टूटे हुए तहखाने के बीचों बीच एक छोटा सा खिलौना पड़ा था, एक लकड़ी का हाथी। मैंने झुककर उसे उठाया। उसी वक्त सविता की परछाई हमारे पीछे प्रकट हुई। उसने खिलौने को देखा, फिर आंखें मोड़ ली। यही उसका आखिरी खिलौना था, उसने कहा, और अचानक उसकी परछाई हवा में घुलने लगी। अब मैं जा रही हूँ रणवीर, लेकिन ये घर अब भी शापित है। यहाँ जो हुआ था वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, मेरे जैसे कई और भी थे, और किसी ने जानबूझकर उन्हें यहाँ लाकर मारा। मनीष ने पूछा, कौन? लेकिन सविता की आवाज़ अब हवा में बिखर चुकी थी। तभी दीवार के पीछे से किसी ने जोर से ठोका, बम बम। हम दोनों डर के मारे भागे। तहखाने से ऊपर दौड़ते हुए हमने देखा कि कमरे की सारी खिड़कियां अब खुली हुई थीं। हवा अंदर तेजी से घुस रही थी, जैसे कोई बाहर जाने की राह बना रहा हो। दरवाज़ा अपने आप खुल गया।
और हमने बिना पीछे देखे मकान छोड़ दिया। बाहर निकलकर मैंने पलटकर मकान को देखा, वो अब भी वैसा ही था, मगर मुझे लगा जैसे उसके दरवाजे पर लगा जंग थोड़ा कम हो गया था। शायद कोई बंधन टूटा था, लेकिन अब मैं जान गया था सविता की कहानी पूरी नहीं हुई थी। वो सिर्फ एक परछाई थी, पर उसके पीछे कोई और था जिसने उसकी जिंदगी छीनी, उसका बच्चा छीना और उस मकान को एक शार्प बना दिया। कौन था वो? शायद यही सवाल हमें अगली रात फिर उस दरवाजे के पार ले जाएगा। मुझे नहीं पता मैं कब और कैसे घर के बाहर पहुंचा था। जब होश आया तो मैं उसी मकान के सामने कीचड़ में पड़ा था जहां पिछली रात वो सब हुआ था। आसमान अब भी बादलों से घिरा था, हल्की हल्की बूंदाबंदी हो रही थी। मैंने आंखें मिचमिचाकर ऊपर देखा। मकान नंबर 44 का वही लोहे का जंग खाया गेट, मगर इस बार कुछ बदला हुआ लगा। गेट पर अब एक नाम लिखा था मेरे नाम से, रणवीर, 5 अप्रैल 2025। मैं कांप उठा। ये वही तारीख थी जब मैंने वह डिलीवरी ली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत, पर शरीर थका हुआ था, कपड़े गीले और मैले थे और सिर में तेज दर्द था। यह सपना नहीं हो सकता था। फ़ोन जेब में टटोल कर निकाला, बैटरी डाउन थी, मगर स्क्रीन पर अब भी वो आखिरी नोटिफिकेशन जमी हुई थी, लोकेशन कंप्लीटेड। मैंने खुद को किसी तरह खड़ा किया और लड़खड़ाते हुए अपने स्कूटर तक गया। वो वहीं खड़ा था जैसे किसी ने छुआ भी ना हो, मगर उसकी सीट पर कीचड़ के निशान थे, किसी के छोटे छोटे पैरों के। मैंने पीछे पलटकर एक बार फिर मकान की तरफ देखा। खिड़की की झिलमिलाहट में एक चेहरा दिखा, वही चेहरा, बिना आंखों का, बिना मुंह का, जल चुका सड़ा हुआ। मगर अब भी मुझे ताकता हुआ मैं स्कूटर स्टार्ट करने ही वाला था कि किसी ने पीछे से धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, वो एक बूढ़ा आदमी था, बिखरे बाल, फटे पुराने कपड़े और आंखों में अजीब सा डर। वो मकान छोड़ दो बेटा, जितना जल्दी भूल सको भूल जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, आप जानते हैं क्या इस जगह को? वो आदमी एक पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जानता हूँ, बहुत सालों से देख रहा हूँ उसे, मगर अब वहाँ मत जाना। जो अंदर गया वापस नहीं आया, पर मैं आया। वो आदमी हंसा नहीं, बस गहरी सांस लेकर बोला, शायद तुम पूरी तरह नहीं आए। उसकी यह बात मेरे रोंगटे खड़े कर गई। क्या मतलब? तू अब वहीं नहीं रहा? रणबीर, वो तेरे साथ कुछ छोड़ आई है। वो कौन? मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। बूढ़ा आदमी कुछ बोले बिना उलटे पांव चल पड़ा और कुछ ही देर में गली के मोड़ से गायब हो गया, जैसे हवा में घुल भूल गया हूं। मैं किसी तरह घर लौटा। माँ ने दरवाज़ा खोला और घबरा गई। कहाँ था तू? पूरी रात वो चीखी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में चला गया। आईने में खुद को देखा तो चौंक गया। मेरी आंखों के नीचे काले धब्बे थे, चेहरा पीला, होंठ सूखे जैसे कई दिन बीमार रहा हूं, और सबसे डरावनी बात, मेरे गले पर एक नीला निशान था, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरे दिमाग का खेल है, शायद थकावट, डर और बारिश में फंसे रहने का असर है। मगर फिर रात को जब नींद आई तो एक सपना देखा। मैं फिर उसी कमरे में था। लाल साड़ी वाली औरत रो रही थी। इस बार उसके पास एक पुराना झूला था और उसमें कोई बच्चा लेटा था, बिना चेहरा, बिना आवाज़, मगर उसकी उंगलियां हिल रही थी। वो औरत मेरे पास आई, बहुत नज़दीक, और धीमे से बोली, वो बच्चा मेरा है, मगर वह उसे ले गया। वो नीचे है। तहखाने में मैं चीख कर उठ बैठा। पसीने में तर सांसें उखड़ी हुई और कमरे का तापमान बहुत नीचे गिर चुका था। खिड़की खुली थी और उससे भीतर वही बूढ़ा आदमी झांक रहा था। मैं बिस्तर से कूद कर दौड़ा, पर जब खिड़की तक पहुंचा वहां कोई नहीं था। अगले दिन मैंने डिलीवरी कंपनी में बहाना बना लिया कि बीमार हूं और छुट्टी ले ली, पर मेरा मन लगातार मकान नंबर 44 में अटका था। वो तहखाना, उस औरत ने कहा था, वो नीचे है। क्या वाकई उस मकान में तहखाना था? मैंने अपने पुराने डिलीवरी ऐप की हिस्ट्री खोली और उस ऑर्डर को ढूंढने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी, वो ऑन ऑर्डर लिस्ट में था ही नहीं, जैसे कभी आया ही नहीं। पर मैं झूठ तो नहीं देख सकता है ना। मैंने ठान लिया, एक बार फिर जाना होगा, जानना होगा कि सच में क्या है वहाँ। अगर वाकई कोई तहखाना है तो उसके अंदर क्या है। शाम के करीब 5 बजे मैं फिर उसी गली में पहुंचा। इस बार आसमान साफ था और हल्की हवा चल रही थी। मकान अब भी वैसा ही था, पुराना, टूटा फूटा, मगर आज उसमें कोई हलचल थी। मैंने स्कूटर किनारे लगाया और गेट से भीतर झांका। दरवाज़ा आधा खुला था। गले में गमछा लपेटकर मैंने धीरे से भीतर कदम रखा। मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की और दरवाजे को धीरे से खोला। भीतर अब भी वही गंध थी, गीली दीवारों की, सड़े फूलों की
और एक अजीब सी धूप पत्ती की जो बुझ चुकी थी। मैं सीधा उस कमरे की ओर गया जहां पिछली बार वो औरत दिखी थी, मगर वहां अब सन्नाटा था। तभी मेरी नज़र सीढ़ियों के पास फर्श पर पड़ी, एक लोहे की जाली पर पड़ी। ये पहले मैंने नहीं देखी थी। मैं झुका और हाथ से उसे खींचने लगा। जाली बहुत भारी थी मगर किसी तरह हट गई। नीचे एक सीढ़ी नुमा सुरंग खुली, काली सकरी, और ठंडी सांस रोककर मैंने पैर नीचे रखा। हर कदम पर आवाज गूंजती थी। थक 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 तहखाना गीला था, दीवारों पर सीलन और कहीं कहीं दीमक। मगर कुछ दूर जाने पर मुझे पुराने खिलौनों का एक ढेर दिखा। टूटे फूटे धूल में सने हुए गुड़िया के बाल खींचे हुए गेंद पर खून के निशान जैसे। और फिर मुझे दिखा एक पुराना पालना लकड़ी का, उसमें कुछ रखा था। मैं धीरे से पास गया, झांका। वो एक बच्चा था, पर चेहरा काला जला हुआ और उसकी आंखें खुली हुई। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, वो मेरा बच्चा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लाल साड़ी वाली वही औरत अंधेरे में खड़ी थी। उसने उसे मार दिया। तहखाने में उसी ने जलाया था। मैं बस बदला चाहती हूँ। मैं कांपता रहा मगर बोल नहीं पाया। तू वही है ना, स्कूटर वाला? उसने भी स्कूटर पर आकर उसे ले जाया था। किसने, मैं किसी तरह पूछ पाया। उसका चेहरा पलटा और वो अब मेरी शक्ल में बदल चुका था। मैं चीख पड़ा, पर अब देर हो चुकी थी। पीछे से तहखाने की जाली अपने आप बंद हो गई। मैं भागा, चिल्लाया, मगर ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। दीवारों पर अचानक रोशनी चमकी और उनमें खुद ब खुद नाम उभरने लगे, जैसे खून से लिखे हों। पिछले सभी डिलीवरी बॉयज़ के नाम और सबसे आखिरी रणवीर जिंदा पर फंसा हुआ। अचानक अंधेरा हो गया और फिर सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, बच्चे के रोने की, औरत की सिसकी की। और मेरे दिल की धड़कनों की बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी नमी और सड़ने वाली गंध खुली हुई थी। मैं घर तो वापस आ गया था, पर कुछ भी वैसा नहीं लग रहा था जैसा होना चाहिए था। हर चीज़ अजीब लग रही थी। दीवारों का रंग, खिड़की के बाहर दिखता अंधेरा, और सबसे ज़्यादा मेरी खामोशी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, न कंपनी में न पुलिस को। उन्हें जो बताना था बता दिया था, फिसल गया था, बेहोश हो गया था। लेकिन हकीकत वो नहीं थी, और जो मैंने देखा था, जो महसूस किया था, वो अब तक मेरे साथ ही था। कमरे की लाइट बुझती तो लगता जैसे फिर से वही चेहरा सामने आ जाएगा। वो अचला गड्ढेदार चेहरा जो बिना आंखों के भी मुझे घूरता था। मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब मेरा वहम था, थकावट का असर था, लेकिन फिर हर बार जब मोबाइल देखता, वो फोटो अब भी वहीं होता। लाल साड़ी वाली औरत पीछे, मैं खड़ा, और मेरे चेहरे पर ऐसा भाव जो मैंने कभी नहीं जिया। मैंने वो फोटो डिलीट करने की कोशिश की। बार बार, हर बार स्क्रीन काली हो जाती और वापस आती तो फोटो वहीं होता, थोड़ा और साफ, थोड़ा और करीब। उस रात में सो नहीं पाया। हर आवाज़ पर चौंकता। दीवार पर कुछ खरोचने की सी आवाज़ आती तो लगता जैसे कोई अंदर आना चाह रहा हो। और फिर रात के करीब 2:30 पर मेरे कमरे के बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक, धीमी मगर लगातार। मैंने सांस रोक ली, कंबल के अंदर सिकुड़ गया। फिर एक आवाज़ आई, धीरे फुसफुसाती हुई, रणबीर खोलो। दिल धड़कना बंद करने को था। मैं चली गई थी पर तू लौट आया। अब मैं जानता था यह सपना नहीं है। मैं धीरे से उठा, मोबाइल उठाया, लेकिन स्क्रीन एकदम सफ़ेद हो गई। न टाइम न कुछ, सिर्फ एक सफ़ेद चमकता स्क्रीन। मैंने दरवाजे की ओर देखा, वो थोड़ा सा खुल गया था। तू अब मुझसे बच नहीं सकता। मैंने झटपट बल्ब जलाया और दरवाजे की ओर भागा। उसे पूरा खोला। कोई नहीं था, पर ज़मीन पर गीले पैरों के निशान थे और अगरबत्ती की जली हुई गंध अब कमरे में फैल चुकी थी। मैंने अपने मुंह पर पानी छींटा, खुद को काबू में लाने की कोशिश की। लेकिन अगली सुबह जब मैं अपने स्कूटर की तरफ गया तो सीट पर कुछ पड़ा था, एक पुरानी डिलीवरी बैग। वो बैग मेरी कंपनी का नहीं था और इतना पुराना था कि उस पर धूल की परत जमी थी। मैं चौंका। आसपास कोई नहीं था। बैग उठाया, खोला। उसमें एक रसीद थी, शास्त्री नगर गली नंबर 13, मकान नंबर 44, डिलीवरी डेट 3 अगस्त 2019। बॉय का नाम अमान मुझे याद आया। यही नाम उस दीवार पर लिखा था। खून से मैंने रसीद जेब में रखी और सीधा ऑफिस गया। भाई, 2019 में कोई अमान नाम का बंदा डिलीवरी बॉय था क्या? मैंने अपने सीनियर से पूछा। वो स्क्रीन देखने लगा। हाँ था एक, पर 2019 में ही लापता हो गया। कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस में मामला बंद हो गया। बाद में उसकी आखिरी लोकेशन? मैंने घबरा कर पूछा। यही शास्त्री नगर। मुझे अब यकीन हो गया था कि जो कुछ मैंने देखा वो सच था। मैं ऑफिस से निकला, स्कूटर उठाया और वापस उसी गली की ओर चल पड़ा।
शास्त्री नगर गली नंबर 13, मकान नंबर 44 फिर से मेरे सामने था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गेट खुला हुआ था, ज़मीन साफ थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब वहाँ रह रहा हो। मैं थोड़ा झिझकते हुए अंदर गया। हेलो, कोई है? भीतर से आवाज़ आई। आज ऑर्डर नहीं आया। मैं चौंका। आवाज़ें एक बूढ़ी औरत की थी। मैं अंदर गया। वो वहीं पुराने ड्राइंग रूम में बैठी थी। बाल सफ़ेद, चेहरा झुर्रियों भरा, लेकिन मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। आप यहाँ रहती हैं? हाँ बेटा, 25 साल से। क्यों? लेकिन ये तो बंद था ना। कई सालों से वो हंसी, एक अजीब ठंडी हंसी। लोगों को जो दिखे वही सच नहीं होता। मैंने चारों ओर देखा। घर अब पहले जैसा खंडहर नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक सजावरा लग रहा था। आपने किसी अमान नाम के डिलीवरी बॉय को देखा है? उसकी आंखें एक पल को चमकी, फिर उसने धीरे से कहा, कई आए थे, कई गए, पर कोई लौटा नहीं। मैंने जेब से वो पुरानी रसीद निकाली, उसे दिखाया। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीमे से बोली, वो भी ऐसे ही आया था, लेकिन उसने मेरा बच्चा वापस नहीं किया। क्या मतलब? अब उसकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। उसने मेरा बच्चा छीन लिया। मैं अब भी उसका इंतज़ार कर रही हूँ, और तभी उसी कमरे की दीवार से एक आवाज़ आई, कुछ खरोचने की, फिर एक भयानक चीख। मैंने पलट कर देखा। दीवार पर फिर से नाम उभर रहा था, रणवीर, और नीचे 6 अप्रैल 2025। मैं भागा बिना पीछे देखे, बिना रुके, बस भागता रहा। गली से बाहर, कॉलोनी से बाहर, स्कूटर उठाया और सीधा घर की ओर भागा। रास्ते में पीछे देखा तो स्कूटर के रियर मिरर में वही चेहरा दिखा, लाल साड़ी, बिना आंखों का चेहरा। वो अभी मेरा पीछा कर रही थी। मैं जानता था ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत थी। शाम के करीब 5 बज रहे थे। सूरज ढल रहा था, पर आसमान में अजीब सी पीली रोशनी फैली थी, जैसे कोई चीज़ धुंधली धूप को निगल रही हो। मैं अपने कमरे में बंद बैठा था, खिड़की के पर्दे खींचे हुए, मोबाइल बंद और दरवाज़ा कुंडी से जड़ा हुआ। पर फिर भी एक अजीब सी आवाज़, किसी के चलने की, किसी के सांस लेने की, अब भी अंदर तक महसूस हो रही थी। स्कूटर चलाते हुए जितनी रफ्तार से मैं गली नंबर 13 से भागा था, जिंदगी में कभी नहीं भागा। लेकिन अब जो एहसास हो रहा था वो भागने से मिटने वाला नहीं था। मकान नंबर 44 अब मेरे पीछे नहीं था, अब वो मेरे साथ था। फ़ोन की स्क्रीन कई बार अपने आप ऑन हो जाती, उसमें वही चेहरा चमकता, वो औरत लाल साड़ी में, अछला चेहरा, और अब की बार उसके हाथ में एक गुड़िया थी। पहली बार मैंने देखा उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, दर्द था, लेकिन वो दर्द इतना भयानक था कि उसे देखना भी डरावना था। उस रात मैंने तय किया कि यह सब खत्म करना होगा। मैं वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन यह मुझे चैन से रहने भी नहीं दे रही थी। दीवारों पर खरोचने की आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। खाने की थाली ज़मीन पर गिर जाती, पंखा अपने आप बंद हो जाता, और सबसे डरावनी बात, मेरा आईना। मैं हर बार जब शीशे में खुद को देखता तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता कि कोई और खड़ा है। वहाँ मेरी शक्ल, लेकिन आंखों में स्याही और होंठ सिलेले हुए। मैं अपने पुराने दोस्त अर्जुन से मिलने गया। वो मेरे साथ डिलीवरी का काम करता था और थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में यकीन करता था। मैंने उसे सब बताया। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, भाई ये मकान कोई आम मकान नहीं है। मेरे चाचा पुलिस में थे, उन्होंने एक केस की बात बताई थी। एक औरत जिसे उसके पति ने शक में पीट पीट कर मार डाला। वो प्रेग्नेंट थी। कहते हैं उसने मरने से पहले कसम खाई थी कि जब तक उसका बच्चा वापस उसे नहीं मिलेगा वो चैन से नहीं रहेगी। मकान वहीं था, शास्त्री नगर वाला। मेरे हाथ पैर शून्य हो गए। तेरे साथ वही हो रहा है रणवीर, और अब तू जुड़ चुका है, उससे अब क्या करूं? मैंने मुश्किल से पूछा। तुझे वापस जाना होगा, उसे उसकी सच्चाई बतानी होगी, वो जो बाकी है पूरा करना होगा, वरना वो तुझे चैन से मरने भी नहीं देगी। मैंने उस रात बहुत देर तक सोचा, और फिर अगली सुबह 7 अप्रैल की पहली किरण के साथ मैंने स्कूटर उठाया और वापस उसी गली की तरफ बढ़ गया। गली नंबर 13 इस बार वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। हर घर के बाहर दरवाजे बंद थे, खिड़कियां कसकर ढकी हुई, और हवा में ऐसा सन्नाटा कि हर अपने स्कूटर की चैन की आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही थी। मकान नंबर 44 अब भी वैसे ही खड़ा था, दरवाज़ा खुला, जैसे इंतज़ार कर रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। भीतर का माहौल बिल्कुल अलग था। अब वो झाड़ियाँ फिर से जमी थीं, दीवारें गिरी हुई थीं, फर्श पर काई और राख फैली थी। यानी पिछली बार जो मुझे दिखा था वो सब भ्रम था, या फिर मकान ने मुझे वहीं दिखाया जो वो दिखाना चाहता था। मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ा, हाथ में अगरबत्ती और एक लाल कपड़े में लिपटी गुड़िया। मैं जान चुका था उसे सिर्फ सच्चाई चाहिए,
ऊपर पहुंचा तो वहीं कमरा, वहीं दरवाज़ा। मैंने दरवाज़ा धकेला। वो वहीं थी जैसे मेरा इंतज़ार कर रही हो। मैं तुम्हारा बच्चा लेकर आया हूँ, मैंने कांपती आवाज़ में कहा, और वह गुड़िया सामने रख दी। उसकी आंखें चमकी। धीरे धीरे वह गुड़िया के पास गई, उसे उठाया और फिर जोर से चीख मारी, इतना भयानक कि कमरे की खिड़की टूट गई। ये मेरा बच्चा नहीं है, तू भी उसे नहीं लाया। मैं पीछे हटने लगा। सब झूठ बोलते हैं, सब छीन लेते हैं। मुझसे कमरा हिलने लगा, दीवारें कांप रही थीं, मेरे आसपास की हवा बोझिल हो गई। सच बताओ, कहाँ है मेरा बच्चा? उसकी आवाज़ अब ज़मीन के अंदर से आ रही थी जैसे, और तभी मुझे एक खटका हुआ। उस डिलीवरी रसीद पर जो नाम था अमान, कहीं वही तो नहीं था जिसने उसकी डिलीवरी की आखिरी बार? क्या उसके साथ कुछ हुआ था? मैंने जेब से वो रसीद निकाली और उसके सामने रख दी। ये देखो, ये वो है जिसने तुम्हारा बच्चा छीना था, शायद उसे ही सज़ा मिली है। वो औरत रुक गई, उसकी आंखों की जगह अब रोशनी सी फैली। उसने धीरे धीरे रसीद उठाई और पढ़ने लगी। फिर अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो मेरी तरफ मुड़ी और पहली बार उसकी शक्ल इंसानी सी लगी, जैसे दर्द का बोझ अब कुछ हल्का हो रहा हो। तू गया नहीं था, तू लौटा, इसलिए तुझे छोड़ दूंगी। इतना कहकर वो धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे की दीवारें अब फिर से स्थिर हो गईं, हवा चलनी बंद हो गई। मैं वहां कुछ देर बैठा रहा, फिर उठकर धीरे धीरे सीढ़ियां नीचे उतरा, गेट पार किया, और उस पल मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ पर से कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन जैसे ही मैंने स्कूटर स्टार्ट किया, मोबाइल बजा। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन था, न्यू ऑन ऑर्डर, शास्त्री नगर गली नंबर 13, मकान नंबर 44। मैंने चौंक कर स्क्रीन बंद की, पर फिर भी स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, वो अब भी इंतज़ार कर रही है। उस रात मैं देर तक सो नहीं सका। जो कुछ मकान नंबर 44 में हुआ वो एक बोझ की तरह मेरे सीने पर बैठ गया था। बाहर से देखने पर लग रहा था कि सब खत्म हो गया। वो साया शायद शांत हो गया था, शायद अपनी सच्चाई से थोड़ा सुकून पा गया था, पर मेरे भीतर एक अजीब सी खलल बनी रही, जैसे कोई अधूरी बात मेरे जहन में घूम रही हो। और फिर सुबह सुबह जो नोटिफिकेशन आया, उसी घर का, उसी गली का, उसने साफ कर दिया कि यह कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरू हुई है। मैंने मोबाइल बंद किया, बैटरी निकाल दी, पर आधे घंटे बाद जब वापस फ़ोन ऑन किया तो वही नोटिफिकेशन फिर से आया, न्यू ऑन ऑर्डर, शास्त्री नगर गली नंबर 13, मकान नंबर 44 पर। इस बार एक फ़र्क था, टाइमिंग थी रात 2:33। मैंने ऑफिस कॉल किया, हेल्पलाइन में बात की। उधर से जवाब मिला, हमारी तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, रणबीर सिस्टम में कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं कुछ देर तक चुप रहा, फिर खुद से बुदबुदाया, तो फिर भेज कौन रहा है? मैंने अगली 2 रातें घर के अंदर बंद होकर बिताई, हर दरवाज़ा बंद, मोबाइल स्विच ऑफ, बाहर की दुनिया से कटे हुए। मगर जो डर अंदर था वो बाहर से ज़्यादा था। मेरे कमरे की दीवारों पर नमी की जगह अब धुंधली आकृतियां बन जाती, कभी कोई औरत का चेहरा, कभी किसी बच्चे की परछाई, और कभी मेरा ही अक्स, मगर उल्टा टेढ़ा, जैसे शीशे में से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरी रात को मैंने खुद से कहा, अगर मुझे चैन चाहिए, अगर इस सब से निकलना है तो वापस जाना पड़ेगा। हाँ, उसी घर में, उस गली में, मकान नंबर 44 के उस बंद कमरे में, जहां एक औरत की चीख अब भी मेरे कानों में गूंजती थी। रात के करीब 12 बज रहे थे जब मैं फिर से अपने पुराने स्कूटर पर बैठा और बिना किसी डिलीवरी के उस पते की ओर चल पड़ा। इस बारिश नहीं थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। बेसब्री से गली नंबर 13 हमेशा की तरह सुनसान थी। स्ट्रीट लाइटें अब पूरी तरह बंद थीं। मकान नंबर 44 वैसा ही था जैसा पिछली बार छोड़ा था। जंग खाया गेट, ऊंची दीवारें और एक अजीब सी खामोशी। मैंने धीरे से गेट खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य बदला हुआ था। अब कमरे की छत से लाल रंग की रिबनें लटक रही थीं। दीवारों पर किसी बच्चे की हाथ की छापें थीं, जैसे खून से बनाए गए हों। फर्श पर बिखरे हुए खिलौने और एक पुरानी घड़ी जो लगातार 2:30 पर अटकी हुई थी। मैंने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, मैं वापस आ गया हूं, अब क्या चाहिए तुम्हें? अचानक ऊपर वाले कमरे से फिर वहीं रोने की आवाज़ आई। मैं सीढ़ियां चढ़ा धीरे धीरे, जैसे हर कदम के साथ कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। कमरे का दरवाज़ा खुला था, मगर इस बार अंदर सिर्फ वो औरत नहीं थी। उसके बगल में अब एक बच्चा बैठा था, 5-6 साल का, गंदे कपड़े, उलझे बाल, और उसकी आंखें नहीं, वो आंखें नहीं थी,
सिर्फ खाली जगह थी, काले गड्ढे, और वो मुझे घूर रहा था। वो औरत बोली, ये मेरा बेटा है, तू इसे ले आया है। मैं पीछे हटा, डर के मारे पसीने से भीगा हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। वो धीरे धीरे मेरे पास आई, हवा में तैरती हुई, और बोली, झूठ मत बोल, उस रात तू ही था, उसके साथ जो गया था और लौट कर नहीं आया। मैं चौंका, किसकी बात कर रही हो? उसने दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ एक पुराना फोटो टंगा था, 3 लड़के स्कूटर के साथ, उनमें से एक मैं था, लेकिन बाकी 2 तुम तीनों आए थे, 2 नहीं लौटे। तुझे भूल गया? 2020। मेरी सांस अटक गई। हाँ, कॉलेज टाइम में एक बार हम 3 दोस्त मस्ती में इस घर में घुसे थे। डरावनी कहानियाँ हाँ सुनकर, मस्ती मजाक में। लेकिन फिर जैसे यादें धुंधली हो गई थीं। वो रात, उसके बाद क्या हुआ याद ही नहीं आता। अब सब सामने था। तू क्यों बच गया? उस औरत की आवाज़ में सन्नाटा था, जैसे कोई सज़ा सुनाई जा रही हो। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया था, सच में, इसलिए वापस भेजा गया तुझे। उसने कहा, अब या तो उन्हें वापस ला या फिर यहीं रह जा। हमेशा के लिए मैं पीछे हटा, कमरे से बाहर भागा, मगर दरवाज़ा फिर से बंद। अब कमरे में चारों ओर आईने थे। हर आईने में मेरा अक्स था, मगर हर एक में कुछ अलग। एक में मैं खून से लथपथ था, दूसरे में मेरी आंखें नहीं थीं, तीसरे में मेरी गर्दन मुड़ी हुई थी, और फिर सब अक्स एक साथ बोले, अब कौन बचाएगा तुझे रणवीर? मैं जोर से चिल्लाया, दीवार से सिर टकराया, और फिर अचानक अंधेरा। जब होश आया, मैं अपने कमरे में था, कपड़े वहीं थे, हाथों में मिट्टी लगी थी, स्कूटर बाहर खड़ा था, मगर मोबाइल में एक नया फोटो था। उस औरत का नहीं, बल्कि 3 लड़कों का, स्कूटर के साथ, और सबके चेहरे गायब, और कैप्शन में लिखा था, फिर कब आओगे? कई बार इंसान अपनी जिंदगी के सबसे डरावने हिस्सों को भूल जाना चाहता है, या शायद दिमाग खुद उन्हें पीछे धकेल देता है, ताकि जी सके, सांस ले सके, नॉर्मल बना रह सके। लेकिन डर की एक खास बात होती है, वो जितना छिपाया जाए उतनी तेजी से भीतर पनपता है, और एक दिन वो लौटता है। उसी तरह जैसे मैं लौटा था, उसी गली, उसी मकान, उसी सन्नाटे के बीच। फर्क बस इतना था कि इस बार मैं सिर्फ डर के साथ नहीं था, इस बार मेरे साथ था वो सवाल जिसने मेरी नींद छीन ली थी, तू क्यों बच गया था? उस रात जब मेरी आंख खुली, मैं अपने कमरे में था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन सिर्फ बाहर से भीतर मैं पूरी तरह से बदल चुका था। अगले दिन मैंने सबसे पहले अपना पुराना मोबाइल निकाला, जो बरसों से बंद पड़ा था। वही मोबाइल जिसमें कॉलेज की तस्वीरें थीं, वीडियोस, और शायद वो लम्हे भी जिन्हें मैं भूल चुका था। चार्जर लगाकर जब मैंने उसे ऑन किया, तो एक पुरानी फ़ोटो की गैलरी खुली। तारीख थी 13 मार्च 2020। वही तारीख जब हम 3 दोस्त, मैं, विशाल और अयान, एक रात की मस्ती के लिए शास्त्री नगर आए थे। हमने उस वक्त बहुत सुना था, उस गली के मकान नंबर 44 के बारे में, अंदर आत्मा रहती है, जो गया लौटा नहीं, दीवारें नाम गिनती हैं। सब सुनकर हंसते थे, और उसी हंसी में हम उस रात वहाँ चले गए। मोबाइल में एक पुराना वीडियो था, हम तीनों स्कूटर पर बैठकर उस गली में घुसते हैं। अयान हंसते हुए कहता है, आज अगर भूत मिल जाए तो सेल्फी ज़रूर लेंगे। अगला वीडियो, हम बंगले के अंदर घुसते हैं, सब हंसते हैं, गालियाँ देते हैं, और डरावने अंदाज में एक्टिंग करते हैं। फिर अचानक कैमरा हिलने लगता है, किसी चीज़ की झलक मिलती है, और फिर सब कुछ काला। वीडियो यहीं कट गया था। इसके बाद मोबाइल में कोई फाइल नहीं थी, ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना कोई लोकेशन डाटा, बस एक फ़ोल्डर जिसका नाम था छाया। वो फ़ोल्डर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अंदर एक ही फाइल थी, एक ऑडियो क्लिप। मैंने सुना, पहले कुछ सेकंड्स में सिर्फ सांसें थीं, तेज़ घबराई हुई। फिर अयान की आवाज़ आई, भाई विशाल नहीं मिल रहा, रणवीर तू कहाँ है? फिर घबराहट, फिर कुछ तेज़ चीखें, और फिर किसी औरत की बुदबुदाती आवाज़। तीनों आए थे, एक को छोड़ दिया, क्योंकि उसका खून अधूरा था। उसके बाद सन्नाटा। मेरी रूह कांप गई। तो क्या मैं उस रात बचा ही नहीं था? क्या मुझे चुनकर छोड़ा गया था? क्यों मैंने विशाल और अयान के परिवारों से संपर्क करने की कोशिश की? विशाल का नंबर बंद था। अयान के घर गया, उसकी माँ ने मुझे देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। पर एक पड़ोसी बूढ़े अंकल ने बताया, बेटा अयान तो 2020 में गायब हो गया था, पुलिस को कुछ नहीं मिला। वो रात आखिरी थी जब वह दिखा था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, तो मैं इन सब सालों से एक झूठे सुकून में जी रहा था। अचानक मैं खुद को एक अपराधी जैसा महसूस करने लगा, जैसे मैंने कुछ बहुत बुरा किया हो, या किसी और के पाप का बोझ उठा रहा हूँ। लेकिन अब और नहीं, अब मुझे सच्चाई जाननी थी, उस रात की, उस मकान की और उस छाया की। अगली रात मैंने तय किया कि अब इस खेल को ख़त्म करना होगा।
इस बार मैं खाली हाथ नहीं गया। मेरे साथ था एक पुराना कैमर, एक तांत्रिक से लिया गया रक्षा धागा और उस रात का सारा डाटा जिसे मैंने एक पेन ड्राइव में सेव किया। गली नंबर 13 में घुसते ही मेरी सांसें तेज हो गई। इस बार मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, बस एक बेचैनी थी। मकान नंबर 44 के बाहर खड़ा हुआ तो देखा गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने मेरा इंतजार कर रखा हो। अंदर घुसते ही कैमरा ऑन किया। रेड लाइट जल रही थी। घर के हर कमरे में गया। कमरे पहले से साफ दिखते थे, जैसे किसी ने उनकी देखभाल शुरू कर दी हो। फिर ऊपर के कमरे में गया जहां वो औरत बैठी मिलती थी। कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर एक नया नाम लिखा था, रणवीर लौटने वाला। मैंने कांपते हुए कैमरा उस ओर किया। तभी अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया। अब याद आया, मैं पलटा। वो वही औरत थी, लाल साड़ी, उलझे बाल और चेहरा अब पहले से भी ज्यादा बिगड़ा हुआ। उसने कहा, तू जानता है कि वो छोड़ा गया था क्योंकि तुझ में हिम्मत थी लौटने की, और मेरा काम अधूरा था। मैंने पूछा, तू चाहती क्या है? वो बोली, जिसने मेरा बच्चा मारा उसका खून चाहिए, पर वो बच गया, अब तू ही उसे लाएगा। मैं चौंका। कौन कौन था वो? उसने दीवार की ओर इशारा किया। फोटो फिर से बदल गई थी। अब उसमें 4 लोग थे। मैंने झूम किया। एक चेहरा साफ दिखा, मेरे कॉलेज का एक लड़का समीर। अब सब साफ हो गया। समीर ने ही उस रात कुछ किया था। शायद मस्ती में उस बच्चे को धक्का दिया, मारा और हम सब भाग गए। लेकिन मुझसे वो सब ब्लर कर दिया गया, क्योंकि शायद मेरी आत्मा डर से मर चुकी थी, या इसीलिए कि मुझे वापस आना था। मैं उसे ढूंढूंगा। मैंने कहा, तब तक तुझे यहीं रहना होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। कमरा फिर से काला हो गया। जब 2 दिन बाद मेरी आंख खुली, मैं एक पुलिस स्टेशन में था। किसी राहगीर ने मुझे गली नंबर 13 के बाहर बेसुध पड़ा पाया था। मेरे पास वो कैमरा था और पेन ड्राइव। पुलिस ने कहा, इसमें जो दिखा है वह समझ से बाहर है। मैंने कहा, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, समीर का पता। मैंने समीर को ढूंढा। अब वो दिल्ली में एक छोटी सी IT कंपनी में काम कर रहा था। उसे देखते ही मेरी आंखों में खून उतर आया। वो मुझे देखकर चौंका, फिर घबरा गया। तू कहाँ था इतने साल? मैंने सीधा पूछा। उस रात क्या हुआ था? समीर वो कांप गया। धीरे धीरे उसने जो बताया उससे मेरी आत्मा कांप गई। हमने देखा था उस औरत को और उसका बच्चा, वो खेल रहा था। हम डराने गए। हंसी मजाक में किसी ने उसका खिलौना फेंक दिया और बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, मर गया। हम डर गए, भाग गए। मैंने पूछा, और तुमने किसी को बताया? नहीं, किसी को नहीं। मगर उस रात से मैं हर रोज उसी औरत को सपने में देखता हूँ। मुझे लगता था तू भी मर गया, तू लौटेगा नहीं। मैंने धीरे से कहा, मैं नहीं मरा, मैं वापस आया हूँ तेरे लिए। अब मुझे सिर्फ एक काम करना था, समीर को उस घर में लाना और फिर उस अधूरी कहानी को खत्म करना। रात के 3 बजे होंगे। छत से पानी की बूंदें अब भी लगातार टपक रही थी। पूरे घर में नीरवता पसरी हुई थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें जैसे पूरी हवेली में गूंज रही थी। मैं अभी तक उसी कमरे में था जहां वो लाल साड़ी वाली परछाई पहली बार दिखाई दी थी। कमरे का दरवाज़ा अब भी बंद था, लेकिन अब मैं उस डर की गिरफ्त में नहीं था जो पहली बार महसूस हुआ था। अब डर की जगह एक अजीब जिज्ञासा ने ले ली थी। मैं जानना चाहता था कि वो औरत कौन थी, उसका बच्चा कहाँ गया था, और उस रात उस पहले वाले डिलीवरी बॉय के साथ क्या हुआ था। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। हल्की सी चांदनी बारिश की धुन में डूबी हुई थी। हवेली के बाहर का मैदान कीचड़ में बदल चुका था। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जिससे मैं भाग पाता। तभी पीछे से एक धीमी सरसराहट की आवाज़ आई। पलटा तो देखा कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिसकी एक दराज खुल रही थी। अपने आप में हिम्मत करके आगे बढ़ा। दिल की धड़कनों की आवाज़ इतनी तेज थी कि लगा अगर हवेली में कोई और आत्मा है तो वह भी मेरी घबराहट महसूस कर रही होगी। मैंने अलमारी की दराज को खोला। भीतर एक पुराना कपड़े का लिफाफा रखा था। धूल और जालों से ढंका हुआ। कांपते हाथों से उठाया तो देखा अंदर एक पुरानी डायरी थी। पीले पड़ चुके पन्ने, कुछ जगहों पर खून जैसे धब्बे, ऊपर लिखा था शशांक। मैंने पलटकर पहला पन्ना खोला। 27 जुलाई 2014। आज फिर वह आई थी, कहती है बच्चा वापस दो। मैंने कितनी बार कहा मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन वह मानती ही नहीं। उसकी आंखों में आग है और होठों पर केवल एक शब्द, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। पन्ना पलटा। 3 अगस्त 2014 रात को जब मैं बाहर से लौटा तो देखा दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, तेरा हिसाब बाकी है। अब तो हर रात नींद में चिल्लाकर उठता हूँ। छाया हर कमरे में है, हर कोने में।
मैंने 3 और पन्ने पढ़े। उसमें लिखा था कि किस तरह इस हवेली में रहने आए हर किराएदार को वह औरत दिखाई देती थी। सबसे पहले 2012 में कोई अविनाश आया था, फिर राहुल सोमा, और फिर आखिरी नाम शशांक। सबके सब धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमार हो गए या फिर रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। मैंने डायरी बंद की और गहरी सांस ली। तभी अलमारी के पीछे से फिर आवाज आई, अब तो तू जानता है, तू अब भाग नहीं सकता। मैंने पीछे देखा, वहीं लाल साड़ी वाली परछाई, अब उसकी शक्ल और साफ दिख रही थी। अंजले चेहरे के नीचे उसकी आंखों में एक अजीब सा गीलापन था, जैसे वो केवल डरावनी नहीं टूटी हुई थी। किसी बहुत पुराने दुख में डूबी हुई कौन हो तुम? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो चुप रही, सिर्फ दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने देखा दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक फैमिली फोटो। उसमें वही औरत थी, खुश मुस्कुराती हुई, साथ में एक आदमी और एक छोटा बच्चा। तभी उसकी फुसफुसाहट आई, उसने मुझे जला दिया, मुझे और मेरे बच्चे को जिंदा। इस कमरे में ही मैंने फिर दीवार की ओर देखा, वहीं जहां कभी आग के निशान दिखे थे। अब जैसे वो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिखने लगा। एक झगड़ा, एक गुस्सैल पी आग की लपटें, एक औरत चीखती हुई, एक बच्चा रोता हुआ। और फिर मैंने पूछा। वो औरत अब धीरे धीरे हवा में तैरते हुए मेरे पास आई। उसकी आंखें अब दर्द से भरी थीं। डर से नहीं, वो भाग गया। लोग बोले गैस सिलेंडर फटा, मगर कोई नहीं जानता वो मुझे मार कर भागा था। मैं यहीं रह गई, मेरा बच्चा भी इसी कमरे में, उसी अलमारी में। मैं एकदम ठिठक गया। अलमारी, मैंने दौड़कर अलमारी को पूरा खींचा और उसे जोर से हिलाया। पीछे की लकड़ी ढीली पड़ी थी। जोर लगाने पर एक हिस्सा गिर गया और वहां एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला, बहुत पुराना, जंग लगा हुआ। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, मगर ढक्कन जाम था। उस औरत की परछाई वहीं खड़ी रही, कुछ बोले बिना बस एक तक देखती रही। मैंने पास पड़े एक लोहे के रोड से ढक्कन को तोड़ा और तभी एक नन्हा कंकाल एक छोटे से कपड़े में लिपटा हुआ। मुझे घिन नहीं आई, डर नहीं लगा, बस आंखें भर आईं। मैंने कांपते हाथों से कंकाल को उठाया और उसकी ओर देखा। उसने बस इतना कहा, अब मैं जा सकती हूं। अगले ही पल एक हल्की सी हवा चली, वह छाया जैसे धुंध में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ गई। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली में जो गाढ़ा अंधेरा और डर का माहौल था, वो जैसे हल्का हो गया। मैंने बच्चे के अवशेष को एक पुराने कंबल में लपेटा और हवेली के पीछे एक सांप जमीन पर उसे दफना दिया। कोई धार्मिक क्रिया नहीं थी, बस मन से माफी मांगी, एक अजनबी की तरह नहीं, जैसे कोई अपना गया हो। अचानक बारिश रुक गई, आसमान साफ हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मकान नंबर 44 अब भी वैसा ही था, मगर उसमें अब कुछ बदला बदला सा था, मानो किसी भारी बोझ से मुक्त हो गया हो। मैं स्कूटर पर बैठा मोबाइल चालू किया। नेटवर्क वापस आ गया था। फोन की स्क्रीन पर फिर वही फोटो दिखाई दी, लाल साड़ी वाली औरत, लेकिन अब वो मुस्कुरा रही थी। पीछे वही बच्चा और मैं, मगर इस बार मेरा चेहरा साफ था। मैंने तस्वीर डिलीट कर दी, लेकिन एक अजीब सी शांति के साथ जब ऑफिस पहुंचा तो सब ने पूछा, रणवीर तू रात भर कहाँ था? मैंने बस कहा, एक ऑन ऑर्डर अधूरा था, अब पूरा हो गया। अगले दिन शास्त्री नगर की तरफ फिर एक डिलीवरी आई, मगर गली नंबर 13। अब गली नंबर मालिब ए बन चुकी थी। कहते हैं वहां अब कोई मकान नहीं। जो मकान था वह तो कब का जलकर राख हो चुका था, पर मेरे मोबाइल में आज भी उस रात की आखिरी लोकेशन सेव है। मकान नंबर 44 रात के 2:30 रहे थे। घड़ी की टिक टिक अब मेरे दिल की धड़कनों में घुल चुकी थी। कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी, मगर खिड़कियां और दरवाजे सब बंद थे। जिस बंगले में मैं वापस आया था वो अब पहले जैसा नहीं था। अब की बार मैं मजबूरी में नहीं जवाब ढूंढने आया था। मुझे यकीन था जो भी हुआ था वो कोई सपना नहीं था। वो लाल साड़ी वाली औरत, उसके झुलसे चेहरे की परछाई और दीवारों पर खून से लिखे डिलीवरी बॉयज के नाम, सब सच था। मैं जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर मैं सच में जिंदा हूं तो उस मकान ने मुझे छोड़ा क्यों? पिछले 4 दिनों से मैं खाना नहीं खा पाया था। दिमाग में अजीब सी धुंध छाई रहती थी और हर आवाज किसी साए की दस्तक लगती थी। मगर अब बस एक ही तरीका था इस कहानी को खत्म करने का, वापस जाना। मैंने अपने मोबाइल में आखिरी लोकेशन फिर से सेट की, मकान नंबर 44 शास्त्री नगर, गली नंबर 13। बारिश इस बार नहीं थी, लेकिन हवा कुछ ज्यादा ही खामोश थी, जैसे शहर ने सांसें रोक रखी हो। स्कूटर का इंजन भी धीमा सा लगा, जैसे वह खुद मना कर रहा हो। मैं गली के बाहर रुका और पैदल आगे बढ़ा। गली नंबर 13 आज और भी वीरान थी।
अब वहाँ एक नई पट्टी लगी थी, प्रवेश निषेध सरकारी संपत्ति। लेकिन गेट अब भी खुला था, आधा उसी तरह जैसे उस रात था। मैंने अंदर कदम रखा। बंगला बिल्कुल वैसा ही था, जर्जर टूटी हुई दीवारें, दरवाजों पर जंग और घुटन। मगर कुछ था जो पहले से अलग था। अब वहाँ बदबू थी, सड़ी हुई चीज़ों की, गीली लकड़ी और धुएं की, जैसे किसी ने यहाँ कुछ जलाया हो या कोई खुद जला हो। मैंने जेब से टॉर्च निकाली और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ लकड़ी की कराह अब और भी भारी लगने लगी थी। ऊपर पहुंचते ही वो दरवाज़ा नजर आया, वहीं जहां से वो औरत बाहर आई थी। मगर दरवाज़ा अब बंद था। इस बार मुझे खटखटाना पड़ा। 1 2 3 कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। भीतर वही कमरा था, दीवारें राख से सनी हुई, फर्श पर अंजली अगरबत्तियां और खिड़की से आती पीली रोशनी, और कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला। मगर उसमें कोई बैठा नहीं था। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आवाज़ एकदम पीछे से आई। मैं पलटा तो वही औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए, मगर चेहरा अब साफ था। उसकी आंखें थीं बिल्कुल वैसी जैसी किसी माँ की होती हैं जब वो गुमशुदा बच्चे को याद करती है, मगर चेहरे पर दर्द की परतें थीं, जैसे बरसों से रोती आई हो। तुम क्यों आए हो? वापस उसने पूछा। आपने बुलाया? मैं फुसफुसाया, खुद भी नहीं समझ पाया। क्यों? हाँ, बुलाया, क्योंकि तुम बचे थे, बाकी नहीं बचे। मैंने कमरे की दीवारों पर देखा। नाम अब और भी ज्यादा थे, और हर नाम के नीचे एक तारीख, और उस तारीख के पास एक जली हुई तस्वीर। फिर उसने मेरी ओर देखा। तुम नहीं जले थे रणबीर, क्योंकि तुमने भागने की कोशिश नहीं की थी। तुमने मेरी आवाज़ सुनी थी। तुम्हें वो दिखा जो औरों ने अनदेखा किया। क्या दिखा? उसने झूले की ओर इशारा किया। वो मैंने देखा। झूले पर अब एक बच्चा बैठा था, छोटा, सांवला, गालों पर दाग और सूखे होंठ, मगर उसकी आंखें मेरी आंखों जैसी थीं। ये तुम्हारे जैसा दिखता है, क्योंकि जब तुम आए थे वो तुम्हें ही चुन बैठा था। उसका नाम आरव था। वो 6 साल का था जब इस मकान में आग लगी। वो और मैं अकेले थे। मुझे बाहर निकलने का मौका मिला, मगर उसने हाथ नहीं छोड़ा। मैं भाग गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ होकर मैं भाग गई। वो वहीं जल गया। तब से वह यहीं है और मुझे सज़ा मिल रही है। हर उस लड़के के जरिए जो दरवाज़ा खटखटाता है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। टॉर्च अब कांप रही थी। मेरे हाथ में बच्चा झूले से उतरकर मेरी ओर बढ़ा। तुम भी भागोगे? उसकी आवाज़ सीधी दिल में छुई नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा, ठंडा जैसे बर्फ, और फिर एक तेज चीख। बंगला हिलने लगा। दरवाजे खुद बंद होने लगे। सीढ़ियां धू धू करके जलने लगी, और उस औरत ने मेरी ओर देखा। इस बार उसे साथ ले जाना होगा। यह मकान अब नहीं रहेगा। मैं चीखना चाहता था, मगर मेरी आवाज़ गुम थी। बच्चा मेरे साथ लिपट गया, और एक पल में सब उजाला हो गया। जब आंख खुली, मैं अस्पताल में था। मेरी कंपनी के लोगों ने बताया कि 1 हफ्ते से मैं लापता था। बंगले में आग लग गई थी और अंदर कोई नहीं मिला। पुलिस ने उस जगह को सील कर दिया, मगर मेरे मोबाइल में फिर वही तस्वीर थी। लाल साड़ी वाली औरत, उसका साफ चेहरा, और एक बच्चा मेरी गोद में। मेरे कपड़े जले हुए थे, मगर बदन पे कोई चोट नहीं थी। मैंने वो जगह छोड़ दी। नौकरी भी। अब मैं एक अलग शहर में हूँ, मगर हर रात जब ख्वाब आता है तो वही बच्चा मेरे पास आता है। कभी झूले में झूलता है, कभी पूछता है तुम भागोगे, और मैं चुप रह जाता हूँ। अगर तुम कभी शास्त्री नगर जाओ और गली नंबर 13 में कदम रखो तो गेट के बाहर अब एक नया नाम लिखा है, आरव कहते हैं। अब वो खुद दरवाज़ा खोलता है, और अगर तुम डर से भागो तो अगले दिन तुम्हारा नाम भी दीवार पर होता है। अब बताओ, क्या तुम भी डिलीवरी बॉय हो? कहीं तुम अगला नाम तो नहीं? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अब सवाल ये है कि क्या आप भी उस एम अनुभव का हिस्सा बने जो अभी आपने सुना? क्या आपके दिल में भी वही सहरन दौड़ी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और क्या आप भी किसी ऐसे अनुभव से गुजर चुके हैं जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप कहाँ से हैं, ताकि हम आपके जैसे और भी रहस्यमय कहानियों को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा सकें। अगर आपको मेरी डरावनी कहानियाँ पसंद आती हैं, और अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी सच्ची कहानियाँ हैं जो आपने अपनी वास्तविक ज़िंदगी में अनुभव की है, तो आप इन्हें मेरी वीडियो के ज़रिए सुनना और अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स भाई के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पर भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले दिलचस्प और खौफनाक सफ़र में। अगर आप किसी भी कहानी या चैनल से जुड़ी कोई बात करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा
कि आपसे बात कर सकूं। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें और हमारे डेंजर स्टोरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।